क्वेश्चन नंबर 1, વિશેષા જગતાપ તું લીટા પાડે છે, બધાને દેખાય છે. સર રિમૂવ કેવી રીતે થાય? મેં કરી દીધું, ચિંતા ના કરો. ચાલો, नाउ एक और एक बात आपसे मैं शेयर करता हूं कि वेल्थ कैसे क्रिएट होता है. ठीक है, अभी मैं आप लोगों से इनकम टैक्स का ही टॉपिक है और उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं कि वेल्थ कैसे क्रिएट होता है. कभी जो लोग भी जॉब कर रहे होते हैं उनको आप क्वेश्चन करोगे कि कितना वेल्थ क्रिएट किया, चाहे उनका सैलरी 50,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो पर मंथ, फिर भी उनका आंसर जो है ना, उसका 1 हाउस है या 2 हाउस है या 3 हाउस है, फिनिश. बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट नहीं होता है क्योंकि ज्यादातर पैसा टीडीएस में चला जाता है. मतलब जो सैलरी आती है तो टीडीएस काट के आती है. ठीक है, तो वो इनकम टैक्स का प्लानिंग नहीं कर सकते. लेकिन जो बिजनेस कर रहे हैं और जो प्रोफेशन कर रहे हैं, मतलब आर्किटेक्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर है, तो भी कंसल्टिंग है, कंप्यूटर क्लास है, कोचिंग क्लास है, अगर आप उनसे पूछोगे, मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एमजी रोड पे कितनी भी शॉप है, वो ठाकुर साड़ी है, चकाबाई ज्वेलर्स है. ठीक है, उनसे आप पूछोगे तो कहेंगे हमारे मतलब 4-5 हाउस है, 4-5 फार्म हाउस है, इतना मतलब इतना विंगा जमीन है हमारा. ठीक है, इतने शॉप है. तो ऐसा क्यों कि जो बिजनेस और प्रोफेशन कर रहे हैं उनको भी सेम आवर्स काम करता है, जो जॉब कर रहे हैं वो भी सेम आवर्स काम करते हैं. तो उनका वेल्थ इतना, मैं ऐसा मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों को पहचानता हूं कि जिनके पास 100 फार्म हाउस है, 1000 विंगा लैंड है, बहुत सारा, बहुत बहुत बहुत. ठीक है, और ऐसे कई लोगों को पहचानता हूं जिनका सैलरी 3 लाख पर मंथ है, लेकिन उनको हम पूछते हैं तो बोल रहा है कि मेरा 2 हाउस है और 2 कार है, बस फिनिश. तो इतना गैप क्यों? क्यों सब लोग बिजनेस प्रोफेशन के पीछे जाते हैं और क्यों सब लोग जॉब के पीछे जाते हैं? सो मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स दिखाता हूं, स्क्रीन को शेयर करता हूं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करता हूं. एक्सेल में इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, फॉन्ट का साइज, और यहाँ पे 150% कर देते हैं. ठीक है, अभी थोड़ा आप देखो कि वो वेल्थ कहां से क्रिएट होता है. बहुत सिंपल है.
देखो अभी क्या है, जीएसटी आ गया है, यू नो वेरी वेल, गुड्स एंड, ठीक है, द लिमिट ऑफ जीएसटी इज फॉर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन 20 lakhs, for business and manufacturing unit. It means if I am in the service organization, if my turnover is cross to 20 lakhs, then I am eligible for acquiring, and I am in the business, it means trading, or I am in the manufacturing organization. That means buying the raw material, process the goods, creating finished goods, and sell the finished goods. If my turnover is cross to 40 lakhs, then I want GST. Is it? So there are total 3 organizations, is that service, business, manufacturing. Now, Mr. Tushar, who is running Shah computer class, having turnover of 20 lakhs, का turnover हो गया. Requirement of GST number is compulsory because my turnover is cross. But I want to call to my chartered accountant, Mr. Nirav bhai is my chartered accountant. My turnover is cross to 20 lakhs. What is suggest in your side? Mr. Nirav said, you want to create one firm. आप और एक firm create करो. So I want to create one another firm. Whose name is Purvisha, my wife. Okay. Again, my limit is increased. Rather to getting GST number, I want to create one another firm. Okay. So here the firm name is Shah Computer Class. Here the firm name is Academy. Okay. Now turnover is cross again 20 lakhs. तो मैं दूसरी तो शादी नहीं कर सकता भाई, अभी और एक वाइफ ऐसा तो कुछ है नहीं. ठीक है. सो आई वांट टू क्रिएट HUF. ठीक है. यू आर अवेयर अबाउट HUF, मतलब आपने नाम तो सुना है. ठीक है. सो आई वांट अगेन getting limit, the firm name is consultancy. Is it? Now I want to create one trust whose name is Bhavana Charitable Trust. I want to create one partnership firm with my brother. My institute. I want to create just like this. Okay. So suppose I am in the service organization. If business or manufacturing, then the limit is 40, 40, 40, 40, 40, 40. मतलब એવું કહેવા માંગુ છું કે આ તમારી સર્વિસ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એટલે 20 ની લિમિટ છે.
મારો બિઝનેસ હોત કોમ્પ્યુટર વેચવાનો તો આ લિમિટ કેટલી હોત 40. ટ્રેડિંગ માટે 40 શું કહે છે અક્ષી? ટ્રેડિંગ ના બિઝનેસ માટે પણ સેમ. ટ્રેડિંગ અને સર્વિસ ટ્રેડિંગ અને મેન્યુફેક્ચરિંગ એમાં 40 લાખ છે. એટલા માટે 40 લાખ છે કારણ કે સર્વિસ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં નફાનું પ્રમાણ વધારે હોય છે અને મેન્યુફેક્ચરિંગ અને ટ્રેડિંગમાં નફાનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે. હું એસી લાવું 25,000 તો 30 માં વેચાય. બહુ કોમ્પિટિશન એટલી બધી હોય તો 26 માં કાઢી નાખવું. પણ મારા ક્લાસની કોર્સની ફી હું 12,000 રાખું કે 15,000 બેઠો નફો છે ને, લાઇટ બિલ ભરે એટલું જ ને, બીજું બુદ્ધિના જ પૈસા. સમજ પડે તમને શું કહેવા માંગુ? એટલે સર્વિસ ઓર્ગેનાઇઝેશન ની અંદર એમઆરપી જે છે એ એમઆરપી બધાની અલગ અલગ હોય. દાખલા તરીકે આ બેન છે એ બીમાર પડ્યા તો એક ડોક્ટર પાસે જાય તો કોઈ ડોક્ટર 200 લે. આ બેન કોઈ ડોક્ટર પાસે જાય તો 400 લે. હું કોઈ ડોક્ટર પાસે જાઉં તો 300 આપું. ડોક્ટરનો ભાવ અલગ, બધાનો રેટ અલગ. સર્વિસ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં કોઈ એમઆરપી જ નથી. ટ્રેડિંગ અને મેન્યુફેક્ચરિંગમાં એમઆરપી છે. ટાઇટનનું ઘડિયાળ આખા ઇન્ડિયામાં એક જ ભાવ હોય અને કોમ્પ્યુટર કોર્સનો વડોદરામાં 25 ભાવ હોય. સાંભળો, ક્લિયર થાય. સો અહીં આગળ ખરેખર મને જીએસટી નંબર લેવાનો હતો. મેં બીજી ફર્મ ક્રિએટ કરી. અહીં બી લેવાનો હતો, મેં ત્રીજી ફર્મ ક્રિએટ કરી. આ બધી ફર્મ ક્રિએટ કરવાના કારણે મારો નફો વધ્યો. મારી અહીંયા આગળથી વેલ્થ બનવાની શરૂઆત થઈ. બરાબર છે. હવે દાખલા તરીકે 20 લાખ ટર્નઓવર હોય ને, 18% જીએસટી લાગે, 3,60,000 જીએસટી ભરવો પડે. વાત સાચી કે ખોટી? બરાબર. 360 મારે અહીંયા બચ્યા, 360 અહીં બચ્યા, 360 અહીં બચ્યા. બીજું પાછું મને કેશમાં ફી આવે તો હું ના બતાવું એ અલગ. ઓકે, સો this is the starting point to save the money, to create the wealth. એના કારણે લોકોના 4 માળના બિલ્ડિંગો ને 4 દુકાન ને 5 દુકાન ને 20 બ્રાન્ચ ને આવે છે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? અને નોકરી વાળાને બિચારા કઈ કરવાનું નહીં, ટીડીએસ કપાઈને આવે, પછી હું ટેક્સ નું પ્લાનિંગ કરવાનું? ટીડીએસ ના કપાતો હોય તો તમે ટેક્સ નું પ્લાનિંગ કરો તો ચાલે. બરાબર. હવે અમારા એક ઓળખીતા 3 લાખ પગાર છે, એટલો ખુશ થાય છે, પણ હાથમાં તો 1,80,000 આવે. તો 3 લાખ પગાર કહેવાય કે 1,80,000 પગાર કહેવાય? 1,80 જ કહેવાય ને. એમાં એને 1 લાખ તો મકાન નો હપ્તો ચાલે, 40-50,000 ગાડી નો હપ્તો ચાલે. 20મી તારીખે તો ધન ગોપાલ થઈ જાય. આઈડિયા આવે છે કે નહીં? 1,80,000 પગાર વાળા નહીં, કારણ કે એને મકાન એ પ્રમાણે લીધેલું હોય. 4 BHK લઈને બેઠો હોય તો પછી શું કરવાનું? એનો હપ્તો બી એવો હોય, એની રહેણી કરણી, એનું સ્ટેટસ બી એવું હોય ને. ગાડી બી એને પછી 25-50 લાખ વગર ગમે નહીં. પછી હપ્તા બી એવા આવે, એનો પછી મ્યુનિસિપલ ટેક્સ બી એવો આવે. આઈડિયા આવે? એટલે કહેવાનો ખાલી આપણો મતલબ એટલો છે કે તમે લોકો જોબ કરો પણ સાથે સાથે કન્સલ્ટિંગ કરો. તો એક દિવસ તમારી વેલ્થ ક્રિએટ થાય, તમે જેટલા લોકોને કન્સલ્ટિંગ આપો તો એમાંથી પણ તમને પૈસા મળે. તમારા નોલેજ નું ગેનિંગ થાય. કોઈ બુદ્ધિના પૈસા છે, કઈ દુકાનો ખોલવાની કઈ જરૂર છે. You will be getting tremendous remuneration. Is it clear? So this is the way for creating the wealth. यहाँ एक रास्ता है, यहाँ से वेल्थ क्रिएट होने की शुरुआत होती है. फिर आप मतलब अपने बीबी के भाई का नाम से फार्म हाउस ले लो, फिर उनके नाम से ये ले लो, फिर उनके नाम से वो ले लो. हाँ आऊ छू के ठीक है, फिर उनके नाम से लॉकर ले लो, फिर वगैरह वगैरह. फिर ऐसा होता ही रहता है. इट क्रिएट्स वेल्थ. और जो जॉब कर रहे हो वो कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उनके अकाउंट में सैलरी आ जाता है.
और टीडीएस काट दिया जाता है। फिर क्या प्लानिंग करना, जो मतलब मेन था, जो सेविंग था, वो आपने टीडीएस के रूप में ले लिया। गवर्नमेंट भी आप देखो तो ज्यादातर ऐसा मतलब स्ट्रक्चर ऐसा रखा है कि सब लोग प्लानिंग कर सकते। इनका पैन कार्ड अलग, इनका पैन कार्ड अलग, इनका पैन कार्ड अलग, इनका पैन कार्ड अलग, सभी का पैन कार्ड अलग है। तो सभी के नाम, जितना पैन कार्ड है वो नाम से मैं बिजनेस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? क्लियर? सो आप थोड़ा बहुत सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि वेल्थ कहाँ से क्रिएट होती है और कहाँ पे जाती है। क्लियर है? आज आपने ये देखा कि वेल्थ कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, वो सब एकदम सिंपल प्रोसेस है, वो मतलब आगे आपको आ जाएगा। अभी हमारे पास और 5-10 मिनट है, हम थोड़ा और देख लेते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 1, देखो ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कि आई वांट टू चेक हाउ मेनी ऑफ रिटर्न फाइल। मतलब मुझे कोई आके सवाल पूछ रहा है कि तुषार जी मैंने कितना रिटर्न फाइल किया है। ठीक है, तो मैं उनके पास से उनका यूजर आईडी पासवर्ड का रिक्वेस्ट करूंगा और मैं कहां से देखूंगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप भी उनका देख सकते हैं। कैसे? तो उसका आंसर है incometax.gov.in में जाएंगे, साथ में यहाँ से भी जाएंगे। नहीं, आप किसी को कुछ नहीं लिखना है, उसका मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। पढ़ाने का भी एक तरीका है। incometax.gov.in में जाएंगे, ये नया पोर्टल है इनकम टैक्स का। ठीक है, हम लॉगिन में जाएंगे, यूजर आईडी डालेंगे, डालेंगे और साथ में लिखेंगे भी यहाँ पे। ओटीपी, लॉगिन। ये मेरा पोर्टल है, ये मेरा नाम है। ठीक है, अभी मैं ई फाइलिंग में जाऊंगा, इनकम टैक्स रिटर्न में जाऊंगा, व्यू फाइल रिटर्न में जाऊंगा। मैंने अभी तक 1414 रिटर्न फाइल किया है।
ये 2020-21, 19-20, 18-19, ऐसा एक पेज है, 3 का, 6 का, 9 का, 12 का, यहाँ पे 6 पे 6 दिखेंगे एक पेज में, ठीक है। सो मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि आपने 14 रिटर्न फाइल किया, बल्कि एक्चुअली मैंने 2020 रिटर्न फाइल किया है। कितना? तो सर इतना डिफरेंस क्यों है? तो इतना डिफरेंस इसलिए है क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लास्ट 14 ईयर्स से ऑनलाइन अपडेट है। मतलब 14 ईयर्स से पहले मैं ऑफलाइन रिटर्न फाइल करता था, ठीक है। सो आई एम फाइलिंग रिटर्न सिंस फॉर लास्ट 20 ईयर्स or 21 years, because I am starting computer training institute in the year of 2018, June 2000, and it crossed to 21 years. Okay, so I am filing return approximately 22 years. Okay, so but income tax department updated in the year of 2007 or 2008. So that statistical record that will be shown on last 14 years. If you are seen those person who are return file since for last 50 years, then it shows only 14. मतलब आप जो 50 साल से रिटर्न भर रहे हैं उनका भी देखोगे तो उसका भी 14 ही दिखेगा, क्योंकि उनका कहीं ज्यादा अपडेट नहीं होगा। इनकम टैक्स पूरे इंडिया में सेम ही है। क्लियर है? सो हम यहाँ पे हमने देखा कि कितने साल का रिटर्न फाइल हुआ है, कौन सा ATR फाइल किया है, कौन सा एक्नॉलेजमेंट नंबर है, कौन सी सेक्शन लगी है, सेक्शन क्या है, वो सब हम मतलब कल से शुरुआत करेंगे, ठीक है। रही बात आपके लिखने की, तो उसका यह आंसर है कि अगर आप साथ में लिखोगे मेरे साथ तो आपका कंसंट्रेशन ब्रेक होगा, एक, और दूसरा ब्रेक होगा उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप आधा सीख पाओगे। क्योंकि अगर मैं कुछ लिखता हूं फिर आप लिखते हो तो वो टाइम 50% डिस्काउंट हो जाएगा, पता चला कि नहीं। इसलिए टीचर्स का मेंटालिटी पहले से ऐसा है कि आप लिखो फिर वो व्हाट्सएप देखेगा, पता चला कि नहीं, क्योंकि उनको पता है कि बच्चे लिखेंगे तो मेरा 20 मिनट का पीरियड 40 मिनट हो जाए। सो आई एम डिलीवरिंग अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स क्वालिटेटिव, और जो कुछ भी फाइल प्रिपेयर हुई है वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, और फिर उसका फिजिकल भी कॉपी में आपको। तो कृपया करके कुछ लिखना नहीं है। तो क्या है, अगर आप लिखोगे तो क्या होगा कि मैंने इतना लिखा है, तभी आप लिखोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो जो 45 मिनट्स या 50 मिनट का सेशन है वो 25 मिनट जितना ही आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि 25 मिनट्स आपने लिखा, इसलिए लिखना नहीं है, ठीक है। और ये जो है वो आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में, और आपका जो व्हाट्सएप का ग्रुप का डिस्क्रिप्शन है देख लो, डिस्क्रिप्शन आपको पता चल रहा है ना। मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ, अगर आप लोगों का ज्वाइन नहीं हुआ है तो मैं, जैसे 7 o'clock का बैच है मेरा, किसी को दिखेगा नहीं दिखेगा, ये मेरा एक बैच है GST बैच 7 o'clock, ठीक है। यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन आता है, उसको आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मेरा 7 बजे का बैच का यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, मतलब लॉगिन आईडी जूम का, ठीक है। क्योंकि अगर कई बार क्या होता है कि मतलब आप लोग मतलब बाहर हो या नहीं आ सकते, तो जैसे ये 11-12 लोग अटेंड कर रहे हैं ऐसे आप भी अटेंड कर सकते हो, पता चला कि नहीं, कोई इमरजेंसी है वगैरह। दूसरा, कल से आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, तो मैं आपका एक बैच क्रिएट कर दूंगा मेरी मोबाइल एप्लीकेशन में,
और जो मैं पढ़ाऊंगा वो दूसरे दिन 4 बजे वो बैच में अपलोड हो जाएगा। तो अगर कोई एब्सेंट है तो अगर वो देख ले तो उसका पीरियड मिस नहीं होगा। क्लियर है? तो मिस नहीं होने के लिए एक वीडियो सेशन जो मैंने मतलब जैसा चलाया है वैसा ही आपको रिप्रेजेंट होगा। ठीक है? या जिन्होंने अटेंड किया है वो रिवाइज भी कर सकते हैं। सो व्हाट्सएप ग्रुप में अभी आज तो मैं कुछ नहीं भेजूंगा, कल से भेजूंगा। आप लोग जो नए हैं उनके नाम 7 o'clock की बैच में हम ऐड कर देंगे, फिर उनका मोबाइल एप्लीकेशन में हम ऐड कर देंगे, फिर कल से मैं सब कुछ भेजूंगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, गुड नाइट। Sir, good night. गुड नाइट।